हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, एकदम झकास चकाचक माहौल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। हमने अपने पिछले 5 लेक्चर में बस अम्ल और भस्म के बारे में सारी बातें कर ली है। जो बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ हमने बुक के अनुसार भी सारी बातें कर ली हैं। बढ़ते हैं आज की अपने क्लास में। आज हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्षारक को ही हम लोग भस्म बोलते हैं। ये बातें तो आप लोग अब बखूबी जान गए होंगे। तो एसिड, बेस एंड साल्ट हमारा चैप्टर है। एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। पिछले 5 क्लास में हम लोग बढ़िया बखूबी से देख चुके हैं। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर में अम्ल और क्षारक के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हो सकती थी, हमने सारी बेसिक बातें एक एक करके कर लिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अब क्या क्या है आगे, ठीक है। आज हमें इनके मुख्य रूप से हमें बात करनी है कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म तो हमने देख लिया, अब रासायनिक गुणधर्म को देखना है कि ये रासायनिक गुणधर्म क्या है। आपको ये थैलोफाइट्स वगैरह याद होंगे, पिछली क्लास में मैंने बातें की है, ठीक है। आज हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। बढ़िया सर टॉपिक हमारा क्या है? हमने जितने भी चीजें देखी वो एक भौतिक गुणधर्म था। अब जो हम देख रहे हैं वो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, ये केमिकल के साथ कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो पहला है कि अम्ल और जो क्षारक है वो धातु के साथ कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक जो है वो धातु के साथ कैसा बिहेव करता है उसकी बात हम लोग करते हैं। अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसा बिहेव करता है। तो अम्ल एवं क्षारक जो है धातु के साथ कैसा अभिक्रिया करता है, कैसे रिएक्शन करता है, तो उसकी बात देखिए। तो जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल में क्या करेंगे? अगर धातु मिलाएंगे, यही है ना कि अम्ल धातु के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अम्ल में अगर धातु मिलाएंगे तो वहां क्या बनेगा? तो बनाएगा लवण और जल। लवण प्लस जल बनाएगा। बातें क्लियर है सर? इसी तरह अगर आप क्षारक का करोगे धातु के साथ अभिक्रिया, सॉरी 1 मिनट बता दिया। अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया देखना है। तो अम्ल को अगर हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को कलर दिख रहा है बच्चा पार्टी, अम्ल प्लस धातु करेंगे जब हम, या फिर हम लोग क्या करेंगे, क्षारक प्लस धातु, चाहे तो अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराएंगे या फिर क्षारक का धातु से अभिक्रिया कराएंगे, तो दोनों ही में लवण बनेगा। इसमें भी लवण बनेगा, इसमें भी लवण बनेगा। साथ ही साथ इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिलीज होगी, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बातें समझ में आ रही है? कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि अम्ल और ये जो धातु है उसकी अभिक्रिया में कैसे हम लोग लवण बनता है और कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षारक मतलब भस्म की रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है? उसमें से पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो अम्ल और क्षारक है वो धातु के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, किस तरह की अभिक्रिया को दिखाती है धातु के साथ।
क्लियर है। उसके बाद क्या है, समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे। सर उसमें से पहला गुणधर्म हम लोगों ने चेक किया, सर ये अम्ल और जो ये क्षारक है, ये धातु इसमें अगर डाला जाए तो क्या होगा। अम्ल है, एक बीकर है उसमें एसिड है, एक बीकर है उसमें एसिड है, एसिड भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। इसमें अगर हम लोग कुछ धातु डाल दिए तो किस तरह की अभिक्रिया देखने को हमें मिलेगी। तो मैंने कहा इस तरह का जो पोजीशन होगा उसमें कुछ लवण बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बातें समझ में आ रही है। सर यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस। सर आप चाहे अम्ल में धातु मिलाओ या क्षारक में धातु मिलाओ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। इस तरह का कहना है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुणधर्म जो है, ये यही कहता है। क्लियर है। अब उदाहरण लेते हैं, एक अम्ल का उदाहरण ले लिए सर, HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके साथ मैंने एक जिंक धातु को डाल दिया। अब ये क्या बना, जिंक क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का लवण है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह एक क्या करेंगे, भस्म का भी उदाहरण ले लीजिए। तो NaOH लिए, उसमें एक फिर से जिंक भी डाल दीजिए, फिर से एक लवण बनाएगा ZnNA, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा Na2, ठीक है, और ZnO2 वाली बातें होंगी। तो बैलेंस करना है ना हमें, ठीक है। अगर आप लोग को पहला चैप्टर अगर पढ़े हैं, ध्यान से याद होगा, तो ये देखो एक क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको आप लोग बैलेंस करिएगा। सर कैसे बैलेंस होगा, सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगा दिए, सर इधर क्लोरीन 2, इधर 2 है, इधर भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। अब ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कहने का मतलब यही हुआ, आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, अम्ल हो या फिर भस्म हो, अम्ल हो या फिर भस्म हो, उसमें क्या करेंगे, अगर धातु मिलाएंगे, अम्ल हो या भस्म हो उसमें धातु मिलाएंगे तो हमें लवण मिलेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होंगी, रिलीज होंगी। बातें समझ में आ गई। हमने इसके भी एक उदाहरण देख लिए और इसके भी एक उदाहरण देख लिए, इसके भी एक उदाहरण आपके पास है और इसके भी एक उदाहरण आपके पास है। क्लियर है, ध्यान से देखिए। अब बढ़ते हैं सर, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप प्रूव कर पाओगे क्या। हम कैसे मान लें कि दोनों जगह लवण का, तो हम मान लेंगे कि है, ठीक है, जो होगा बीकर में होगा, जैसे इस बीकर में नीचे क्या होगा, लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप ये बातें प्रूव तो करो कि सर हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, ये बातें प्रूव करो। ठीक, बढ़ते हैं इस टॉपिक को। अब हाइड्रोजन गैस का प्रूव करेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है, या अम्ल या भस्म में हम लोग जब धातु मिलाते हैं तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वही बात बताने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये बात आप कैसे प्रूव करोगे। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक, बस आ गया ये, यही वो चीज है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, H2 गैस का परीक्षण। H2 गैस का जांच या परीक्षण, ये हमारा टॉपिक बन गया यहाँ पे। सर कैसे करेंगे H2 गैस का परीक्षण, ध्यान से देखिएगा। आपको ये बातें याद होना चाहिए कि अम्ल हो या भस्म हो, ये बातें आपको याद होनी चाहिए एकदम से, कि अम्ल हो या फिर क्या हो, भस्म हो। इसमें अगर हम लोग धातु मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, तो धातु मिलाएंगे तो हमें लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है।
तो जब भी एसिड हो या बेस हो उसमें हम लोग कोई भी मेटल मिलाएंगे तो वहाँ पे सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उत्सर्जित होगी, यही बात है। अब देख लीजिए उसी के हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित होगी, ये जो उत्सर्जित गैस है इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इसी का हम लोग जांच कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है या कोई दूसरा गैस निकलता है, इसी का जांच इधर हो रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरह का प्लेट लगाया, उस पर एक स्टैंड लगाया, समझिएगा धीरे धीरे, ये स्टैंड है, और यहाँ पे क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसे हिंदी में बोलते हैं परख नली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसे क्या बोलते हैं, परख नली। अब इसमें क्या किया गया, एसिड डाला गया, परख नली में हम लोगों ने क्या किया, अम्ल दिया, परख नली में हम लोगों ने क्या डाला, अम्ल डाला, और कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान से समझिएगा। हमने परख नली लिया, उसमें क्या किया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिलाया मैंने, जिंक, ठीक है, जिंक मिलाया, एक धातु है, धातु मिलाया, कौन सा धातु सर, जिंक धातु मिलाया, और उसको टुकड़े के फॉर्म में, छोटे 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 टुकड़े के फॉर्म में, दानेदार जिंक के टुकड़े को हमने उसमें मिला दिया। क्लियर है सर। अब अम्ल है, उसमें क्या मिल गया, अम्ल है उसमें मिल गया धातु, अम्ल में मिल गया धातु, तो क्या होगा सर, नीचे तो लवण बनेंगे, और देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस क्या बन रहा है, ये बुलबुले बन रहे, और ये इधर से जाएंगे ऊपर, ये प्रवाह नली मतलब पाइप लगी हुई है, इधर से गैस को बाहर निकलने का रास्ता है नहीं, तो ये पाइप से होते हुए इस तरह से आएंगे गैस, और ये इधर आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बना, ये बातें आप लोगों को पता लग गया। सर धातु था, कौन सा सर, जिंक धातु के टुकड़े लिए, और उसे हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने डाल दिया। अब हमें पता है कि जब भी एसिड यानी कि अम्ल में हम लोग धातु डालेंगे तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी, रिलीज होंगी। तो यहाँ भी वही हुआ, यहाँ लवण बना और उसके साथ साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो उसे हमने एक उस पाइप को क्या किया, एक बीकर, यहाँ बीकर लिया, एक अच्छा खासा बीकर बना हुआ, इसमें साबुन का पानी मिलाया। अब क्यों मिलाया साबुन का पानी, अब साबुन के पानी में बहुत सारे क्या होते हैं, झाग होते हैं, बुलबुले होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, उस बुलबुले के साथ ऊपर उठेगी। हमें हाइड्रोजन गैस की ही जांच करनी है, उस बुलबुले के साथ क्या हुआ, ऊपर उठेगी, तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले क्या हुआ, इस बीकर से बाहर निकलने लगा, इस टब से, इस बर्तन से बाहर निकलने लगा। क्लियर बात है। और फिर हमने क्या किया, एक मोमबत्ती को जला के उसके पास रखा, मोमबत्ती की लौ पड़ते ही बुलबुले की क्या हुआ, फटने लगी, फटफट की आवाज, ठीक है। तो मोमबत्ती का जो लौ पड़ा उसमें, जो मोमबत्ती का जो आग लगते है इसमें क्या हुआ, फटफट की आवाज लगने लगी, और इस तरह से जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले थे वो जलने लगे, हाइड्रोजन गैस का जो साबुन से भरे बुलबुले थे वो क्या हुए, जलने लगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। फिर से समझ लीजिए कि एक उपकरण पहले बनाया गया, आप एक सिस्टम किस तरह से बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। सर पहला एक स्टैंड लिए, हाँ स्टैंड लिए, बड़ा सा स्टैंड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर को जोड़ डाला, ठीक है, परख नली बोलते हैं, परख नली को हम लोगों ने क्या किया, इसमें जोड़ डाला। क्लियर, सही बात है सर। सर इस परख नली में हमने और क्या किया, सर एक इस तरह का कुछ बर्तन लिया, उसमें घोल दिया साबुन का पानी, साबुन का पानी, ओके। और क्या क्या सर, इसमें से हम लोगों ने पाइप निकाला और इसमें इसे छोड़ दिया, पाइप का अगला सिरा इसमें डाल दिया, और इसको क्या किया, बंद कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह का पहला जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, ये बन के तैयार हो गया। अब निकाय में आ गई हमारी एक्सपेरिमेंट करने की बारी। इस निकाय से हम लोग क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। हम जानते हैं कि इसमें कोई अम्ल डालेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या किया हम लोगों ने, अम्ल डाल दिया। हम लोगों ने क्या किया, अम्ल डाला।
हम लोगों ने यहाँ पे अम्ल डाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अम्ल डाला। कौन सा अम्ल डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। उसके बाद इसमें क्या किया, कुछ जिंक धातु के कुछ टुकड़े को हमने डाला। जिंक धातु के कुछ टुकड़े को हमने इसमें डाल दिया। जिंक धातु के टुकड़े को हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या डाला, तो धातु डाला। कौन से धातु, तो जिंक धातु। ये बात भी समझ आ गई। और इसमें से जो अभिक्रिया होगी वो क्या बनाएगी, अम्ल प्लस धातु मिलके सर लवण बनाएगी, लवण। और साथ ही H2 गैस रिलीज होगी इससे। मतलब सर इससे क्या होगा, लवण बनेगा, वो तो नीचे रहेगा, H2 गैस इस तरह से H2 गैस इसमें रिलीज होगी और वो जाके जाएगी साबुन के पानी में। साबुन के पानी में होते हैं बुलबुले और उस बुलबुले के सहारे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर बुलबुले के रूप में, साबुन के बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और इसमें फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिर साबुन के बुलबुले से इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे। और इसमें जब हम मोमबत्ती लाएंगे, इस तरह से मोमबत्ती लाएंगे और इसको जलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, पॉप की ध्वनि बोलते हैं हम लोग, पॉप। कौन सी ध्वनि बोलते हैं, पॉप की ध्वनि बोलते हैं। यहाँ पे फट फट की आवाज आती है जब आप एक हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले को हम लोग जलाएंगे, यहाँ फट फट की आवाज आएगी और इस आवाज को हम लोग पॉप की ध्वनि बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है सर। बाकी आगे देखते हैं और क्या चीज है। ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पर भी कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की इस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे जो अभिक्रिया है वही है सर, अम्ल है, धातु मिला है, उसमें लवण और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, भस्म के बारे में है, क्षारक के बारे में है। क्षारक के साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एक क्षारक लिया गया, ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, एक बेस लिया गया और उसमें क्या हुआ, एक धातु मिलाया गया, धातु मेटल, एक मेटल मिलाया गया, एक बेस में एक मेटल मिलाया गया और वहां पे क्या बना, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण बना। ये सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, फिर से रिलीज हुआ। सर एक और चीज है यहाँ पे जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सर कहीं पे जी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कहीं पे एक्वस लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है एस। सर ये कुछ नहीं, ये भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है, जो हमारा उत्पाद है या फिर जो हमारा अभिकारक है उसकी भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है कि किस भौतिक अवस्था में हम पदार्थों का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब होता है गैस, इसका मतलब होता है द्रव और इसका मतलब होता है ठोस। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। सर ये NaOH क्या है, एक घोल है, एक्वस है। सर जिंक क्या है, सर धातु है और सॉलिड है। सर ये एक लवण है और सॉलिड है। H2 क्या है, गैस है, अभी तो रिलीज हो पा रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पहले अम्ल के साथ देखा और अब फिर भस्म यानी कि क्षारक के साथ भी देखा, ठीक है। अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये भस्म की अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस बनता है। पर ध्यान रखने बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। इस तरह की अभिक्रिया आप जो चाहोगे, कोई भी धातु लिए उसमें इस तरह की अभिक्रिया कर लेंगे, तो ये अभिक्रिया हर धातु के साथ संभव नहीं है, ठीक है। तो करते हैं आज का फिर से थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या है, थोड़ा सा रिवीजन के थ्रू करते हैं।
हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ रहे थे। तो पहला रासायनिक गुणधर्म क्या था? अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। बढ़िया सा हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अम्ल और क्षारक जो हैं कुछ भी है धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, एसिड हो या बेस हो, अगर वो क्या करेंगे मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या होगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ ही H2 गैस को रिलीज करेगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी किया। ये हाइड्रोजन गैस का क्या है? H2 गैस निकल रही है, इसकी क्या है? H2 गैस की जांच है। H2 गैस की ये जांच है कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, इस तरह का अभिक्रिया होगा। ये दोनों को अलग अलग आप कर सकते हैं, एसिड के साथ मेटल, फिर बेस के साथ में मेटल की अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ? एक क्या था? एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था। यहाँ पे H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या हम लोगों ने जिंक के टुकड़े डाले, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाले। और वहां पे क्या हुआ सर? एसिड में, अम्ल में हम लोग जब धातु मिलाएंगे तो क्या होगा सर? लवण बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वही हाइड्रोजन गैस इधर से आई, साबुन के बुलबुले में गई और उसके बुलबुले के साथ हाइड्रोजन गैस क्या हुई? बाहर निकलने लगी। जब हम उस बुलबुले को आग से जलाने की कोशिश किए या जलाए तो हम क्या हुआ? फटफट की आवाज के साथ वो जलने लगी, ठीक है। और इस फटफट की आवाज को बोलते हैं पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि बोलते हैं, याद रखिएगा, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ सर कि हम लोगों ने अम्ल के बारे में देख लिए और यहाँ पे भस्म के बारे में भी बता रखा है। यहाँ पे भस्म के बारे में भी बता रखा है कि भस्म जो ये भस्म है या फिर आप लोग बोलते हो क्षारक है, ठीक है। उसे एक धातु से मिलाया गया, क्षारक या भस्म या क्षारक में क्या मिलाया गया? धातु मिलाया गया और एक लवण बना, सोडियम जिंकेट नाम का। यहाँ पे एक लवण बना और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? निकला, रिलीज हुआ। और इसी हाइड्रोजन गैस का आप फिर से उसी ढंग से परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ भी वही उसी ढंग का परीक्षण होगा, आप उसकी जांच भी उसी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि बार बार एक ही परीक्षण को करना ज्यादा काम वाली बात है नहीं। बाकी अगला टॉपिक हमारा क्या है कि धातु के कार्बोनेट है तथा हाइड्रोकार्बोनेट या फिर उसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसकी जांच करनी है। तो इसकी है जांच जो करेंगे, इसका जो बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ये बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कि सर धातु जो है ना, धातु के कार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बोनेट है, इसके साथ क्या होगा? अम्ल का कैसे अभिक्रिया हुआ और भस्म का कैसे अभिक्रिया हुआ। तो सर इसमें आपको मेनली अम्ल के बारे में कैसे रिएक्शन होगा वही पढ़ना है, क्योंकि भस्म या क्षारक क्या है? वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। आते हैं फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में, थोड़ा सा रिवीजन मैं बता दे रहा हूँ आपको, मेन पॉइंट पे बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको वहां भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे छूटते जा रहा है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए अब तो लग रहा हो ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। खट्टे एवं कड़वे की जांच की थी सर। अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या होता है? भस्म में होता है। इसी का उल्टा क्या होता है? क्षार को यानी कि भस्म में होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल को नीला कर देता है, इसलिए मैंने नीले कलर से बना दिया और अम्ल में लाल कलर से बना दिया। यहाँ तक की बात ठीक है। और लिटमस, फिर सूचक की बात आती है। सूचक हमने दो तरह के पढ़ा, इंडिकेटर को हमने दो तरह से पढ़ा। सूचक मतलब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में हमने दो पढ़ा, एक लिटमस पेपर, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा सर? हल्दी। तो प्राकृतिक सूचक वो है जो पेड़ पौधों से मिल जाए और
जो कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल है, वो क्या है, जो लैब में बनाया जाए। ये जो है ये कहाँ होता है, लैब में बनाया जाता है और केमिकल से बनाया जाता है। लैब में बनाया जाता है और केमिकल से बनाया जाता है। सर इसके बारे में दो था, एक मेथिल ऑरेंज था और दूसरा फिनोल्फथैलीन था। फिनोल्फथैलीन था। तो दो तरह के हम लोगों ने प्राकृतिक सूचक और दो तरह के क्या कृत्रिम सूचक के बारे में भी देखा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्राकृतिक सूचक में ही एक दो और सूचक के बारे में आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा में बताया गया, अलग से बताया गया। सर एक पादप जगत का एक अलग समूह है, पादप जगत का एक समूह है, उसको बोलते हैं थैलोफाइट। इसके अलावा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी एक क्या है, 5 समूह है, अलग अलग है। ये थैलोफाइट जो समूह है इसमें बीज नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह का एक समूह है, उसमें क्या लिचेन नाम के पौधे का ग्रुप होता है, उसमें से क्या होगा, लिचेन निकाला गया, इसकी सूचक की उपयोग किया गया। ठीक है, अब इस पौधे का उपयोग कैसे किया गया, अम्लता और क्षारीयता की जांच करने के लिए। कोई विलयन जो है, सॉल्यूशन है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है। अम्लीय है, कोई भी विलयन जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है, इसकी जांच करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। कहीं भी सूचक का प्रयोग होगा तो अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए करते हैं। सर थैलोफाइट समूह का लिचेन नाम के पौधा से हो गया। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि पत्ता गोभी, कौन सा, लाल वाला पत्ता गोभी, ये नहीं अपना घर वाला जो नॉर्मली आता है उससे जांच कर रहे हैं, तो लाल वाला पत्ता गोभी से आप लोग जांच कर सकते हैं। सर हल्दी तो हम लोग देख ही लिए, हाइड्रेनिया, पिटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूल है। ठीक है, उसकी पंखुड़ियां से भी हम लोग जांच सकते हैं। फूल की पंखुड़ियां यानी कि पेटल, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। इससे भी आप लोग किसी विलियन मतलब सॉल्यूशन, विलियन का मतलब आप लोग को पता होगा, विलियन मैंने बता रखा है, आप लोग को ध्यान में बस आ जाना चाहिए। सर इसमें कुछ होता है, विलायक होता है। विलियन दो चीजों से मिला होता है, एक विलायक, दूसरा विलय। विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलायक, दूसरा विलय। विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और विलय को बोलते हैं सोल्यूट। हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखिए। आगे की क्लास में भी आप लोग को 11th क्लास जाइएगा, एकदम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से वहां से यहीं से स्टार्ट हुआ, क्या है सोल्यूट, क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, और 12th क्लास में तो है ही है। तो यहाँ पे विलियन में एक विलियन है जिसमें क्या है, कुछ सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला हुआ है। मतलब एक मान के चलो तनु विलियन है। तनु विलियन का मतलब सर पानी ज्यादा और अम्ल कम। अगर अम्ल का तनु विलियन है तो उसमें क्या होगा, पानी ज्यादा और अम्ल कम। अगर सर भस्म यानी कि क्षारक का तनु विलियन है तो क्या होगा, भस्म कम होगा और पानी। विलियन दो तरह से होते हैं, मैं वो भी बता ही देता हूँ। विलियन जो है वो क्या है, दो तरह से होते हैं, एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। ठीक है, तनु विलियन और सांद्र विलियन। तनु विलियन में क्या होता है, विलायक ज्यादा होता है। विलायक जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, विलय से। और इसमें उल्टा होता है। यहां तक की बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से इन्हें अम्ल क्षारक, ये जो सूचना दे रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, अम्ल क्षारक सूचक या फिर नॉर्मली सूचक या इंडिकेटर इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बोल देते हैं। यहाँ तक की बात भी हम लोगों ने कर ली, रिवीजन भी फटाफट हो रहा है हमारा। ठीक है, और वही फिर से वही रासायनिक गुणधर्म को समझना था। और यहाँ पे हमने पहला रासायनिक गुणधर्म को समझ लिया कि जो अम्ल और क्षारक है, ये जो एसिड एंड बेस है, ये धातु के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो अम्ल हो या क्षारक हो, और उसमें आप धातु मिलाओगे, अम्ल हो या क्षारक हो उसमें आप धातु मिलाओगे, वो लवण बनाएगी और साथ ही साथ क्या बनाएगी,
अम्ल हो या हो क्षारक, उसमें अगर आप लोग धातु मिलाओगे, धातु को मिलाओगे तो वहां पे लवण बनाएगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी। इस तरह से मतलब ऊपर निकलेगी, बाहर निकलेगी, रिलीज करेगी। यहाँ तक था आज का हमारा क्लास। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक रिवीजन करते रहिए, जो क्वेश्चंस करवाए हैं उस क्वेश्चंस को भी करते रहिए।